अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 2 का चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मोमेंटम वाला टॉपिक और इसके साथ आगे मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह फार्मूला ड्राइव किया जाता है और इम्पल्स का टॉपिक, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है क्वान्टिटी ऑफ मोशन। ठीक है, वैसे ये मोमेंटम आप लोगों ने 9th क्लास की फ़िज़िक्स में भी पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ये। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा था P=mv, यानी मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। ठीक है, और ये क्वांटिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है, इसके लिए यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, ये बेसिकली दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको ये बताया जा रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स उस पर एक्ट ना हो और फोर्स उसे रोके ना। ठीक है, तो किसी चीज़ को रोकने के लिए उसके ऊपर हमें एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसके अलावा एग्जांपल के ज़रिए इसको समझ सकते हैं कि दो बाइक्स हैं, बाइक 1 और बाइक 2। ये दोनों बाइक्स आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, जबकि बाइक 1 जो है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और बाइक 2 जो है इसकी वेलोसिटी कम है। यानी बाइक 1 जो है वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है और बाइक 2 आहिस्ता आहिस्ता से आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही है। ठीक है, तो आप किसको जल्दी आसानी से रोक सकते हैं, आप बाइक 2 को ईजिली रोक सकते हैं, क्योंकि बाइक 2 की स्पीड कम है बाइक 1 की निस्बत, इसीलिए। तो ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने यही चीज़ आपको बताई और इसी चीज़ को मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को रोकना, वो कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस कर रहा है, तो इस चीज़ को मोमेंटम कहा जाता है। इसके बाद आगे सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में आपको ये बताया जा रहा है कि अब दो चीज़ें हैं लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन वो सेम वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहे हैं। एक बाइक है और एक ट्रक है, लेकिन वो दोनों सेम वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहे हैं, सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाइक को रोकना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि बाइक का मास कम है और ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको रोकना कम है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा मैसिव होगी उतना ही उसको रोकना मुश्किल होगा। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई हैं मोमेंटम के रिलेटेड, और यही जो होती है इनकी क्वान्टिटी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट्स की, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये मोमेंटम होता है, जो कि बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैस पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जो कि इसके फार्मूले में भी लिखा हुआ है P=mv। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी विच डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसके बाद आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप रीड कर लें। बिल्कुल जो भी मैंने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं, बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने इसी तरह लिखी हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस एग्जांपल में सेम मैस होगा लेकिन वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, जबकि सेकंड पैराग्राफ के अंदर वेलोसिटी सेम है लेकिन मैसेज डिफरेंट है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आगे मोमेंटम का फार्मूला है, वही बेसिक फार्मूला जो 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था, P=mv। मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन सेम वही है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये इस हेडिंग में लिखा है। इसके बाद आगे ऐसे यूनिट मोमेंटम का क्या बनेगा, मास का यूनिट हमें पता है किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड के इक्वल होता है। ये आप लोग फोर्स के फार्मूले से F=m में से इसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, इनका रिलेशन आपस में ये होता है कि डेल्टा P/T जब हम करते हैं तो हमारा आंसर फोर्स के इक्वल आता है। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताया जाए तो फोर्स जो है वो बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी टाइम रेट का लफ्ज़ आएगा तो फिर आपने हमेशा याद रखना है कि हमने उस चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देना है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल्टा P/F माइनस P है, यानी कि हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का टाइम रेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। और ये है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ का आपस में रिलेशन। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद आगे इसकी डेरिवेशन लिखी हुई है। अब ये फार्मूला कैसे बना, इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपने एक बॉडी को ऑब्जर्व करना है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, और सपोज उसके ऊपर एक फोर्स F एक्ट होती है कुछ टाइम इंटरवल t के लिए, जिसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़कर या कम होके Vf रह जाती है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो दो किस्म की वेलोसिटीज आ गई हैं, Vf और Vi। तो वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो हमारे पास एक नई टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, Vf माइनस Vi/t, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आप इसे कह सकते हैं। डेल्टा V/t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। टाइम रेट का मतलब t से डिवाइड किया, और चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा V इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेम इसी तरह जिस तरह ये चीज़ पड़ी थी। अब आपने सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला यूज़ करना है, यानी फोर्स का फार्मूला F=ma। इसमें आपने ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी, तो m यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा F/m। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। पिछले पेज पे इक्वेशन 1 हमने लिखी थी, A=Vf माइनस Vi/t, यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे a आ रहा है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, फिर सेम होगी। इनको दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों की राइट हैंड साइड्स को। अब सिंपल यहाँ t डिवाइड हो रहा था, इधर आके Tf के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और m यहाँ डिवाइड हो रहा था, m इधर
आके मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब m को अंदर आप दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, mvf आ जाएगा और ये mvi आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास फोर्स और टाइम का, इसको हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। तो ये भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। बाकी ये mvf और mvi इसका क्या मतलब है, ये चीज़ आप समझ लें। तो बेसिकली हमने pf ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, इसको फाइंड करना है, और pi ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। वैसे जो मोमेंटम है इसका फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। लेकिन अगर मैं pf लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, तो मुझे वेलोसिटी के साथ भी फाइनल लगाना पड़ेगा, मैथ के साथ फाइनल नहीं लगाएं, क्योंकि मैथ तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो गई। इस तरह pi अगर फाइंड करेंगे तो pi फाइंड करने के लिए m और आगे साथ vi लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले यहाँ से बने, ये आपके पास pf है और ये pi है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वेयर mvf इज द फाइनल मोमेंटम एंड mvi इज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, अब आपने इस इक्वेशन को इन्हीं टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया, t दोबारा यहाँ पे जाके आप डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t, और mvf pf हो जाएगा और mvi pi हो जाएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद आगे ये जो चीज़ है फाइनल में से जब इनिशियल चीज़ को हम माइनस करते हैं तो वो हमारे पास चेंज होता है, यानी डेल्टा होता है। तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना, डेल्टा p लिख देना, जिस तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला ना a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इसको हम ऐसे लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये चेंज इन मोमेंटम है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो डेल्टा पी यहाँ पे आ जाएगा फाइनल में से इनिशियल माइनस करके, और यहाँ पे फोर्स आ जाएगी। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि फोर्स इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ द मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो इसके बाद आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पल्स जो पिछले पेज पे फार्मूला बना था उसमें मैंने आपको बताया था, ये जो f मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीज़ें, इसको हम क्या कहते हैं, ये इम्पल्स होता है, ठीक है। ये इम्पल्स का फार्मूला आपके सामने लिखा है पिछले पेज वाला ही। तो बेसिकली जो इम्पल्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या होती है इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास दो किस्म की सर्फेसिज हैं। एक है सॉफ्ट सर्फेस, यानी जिस तरह कोई मैट्रेस होता है ना, कोई शीट होती है, कपड़ा वगैरह होता है, तो कोई सॉफ्ट सर्फेस है फोम की, और दूसरी सर्फेस है हार्ड, ठीक है, वो पत्थर की सर्फेस है। तो दोनों में से कौन सी सर्फेस है जिसके ऊपर अगर हम गिरे या कोई चीज़ गिरे तो उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो वो है सॉफ्ट सरफेस। जबकि हार्ड सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ गिरेगी तो उसे नुकसान पहुंचेगा ज़्यादा। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि सॉफ्ट सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है, वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर रही है। जिस तरह ही उसके साथ कोलिजन हो रही है, उसके साथ टकरा रही है कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर गिर रहा है, जबकि हार्ड सरफेस उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और उसका जो टाइम है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है, उसके साथ कोलिजन का, टकराने का। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, इस इम्पैक्ट को हम कहते हैं इम्पल्स। और ये बेसिकली मैथमेटिकल यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एफ दैट एक्ट्स ड्यूरिंग टाइम टी इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसी तरह कार्स में जो एयर बैग्स होते हैं जो कि पैसेंजर्स को मुख्तलिफ हादसात में प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी बेसिकली टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देते होते हैं। तो ये यहाँ पर भी इम्पल्स की एप्लीकेशन है। इसके बाद आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इफ अप्लाइड फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट इट एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इन सच केसेज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू डील विद द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंस्टेड ऑफ आइदर क्वांटिटी अलोन। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि सिर्फ हम मोमेंटम का नहीं बल्कि हम बाज़ दफ़ा फोर्स और टाइम यानी हम इम्पल्स का भी इसमें रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही नहीं चलना चाहिए। तो सो व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी है कि अगर कोई लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे, जिस तरह ये सॉफ्ट सरफेस और हार्ड सरफेस की आपको एग्जांपल दी, कार के एयर बैग्स की आपको एग्जांपल दी, तो ये चीज़ यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब कोई लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए एक्ट करती है तो मोमेंटम बेसिकली किसके इक्वल होती है, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ये जो पी एफ माइनस पी आई, ये इसका मतलब क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू दी चेंज इन मोमेंटम, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे इम्पल्स का फार्मूला लिखा है, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, एम वी एफ माइनस एम वी, यही फार्मूला दोबारा आ गया। उसके बाद आगे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल है बॉल वाली, ठीक है। इसके बाद आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बोर्ड में आ सकता है। और ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो आपने इस 9th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। तो 9th क्लास की फिजिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था डायनामिक्स वाले में। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये चीज़ आपने इसी तरह इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। बाकी ये क्या चीज़ है ये आपको एंड पे जाके समझ आएगी जब हम इसका फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये बेसिकली आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यानी उसके जो कोई सिस्टम है वो बैरूनी तौर पे कोई उसके ऊपर फोर्स एक्ट ना करे। जैसे कि एक थर्मोस फ्लास्क होती है, या आप घरों में जो थर्मस इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह गर्म रखने के लिए, तो वो भी बेसिकली एयर टाइट होता है, उसके अंदर कोई बैरूनी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो इस तरह के सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस
इनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमारे पास कोई ग्लास वेसल है, उसको हमने एयर टाइट कर दिया, उसको हमने टाइट करके बंद कर दिया है, और उसके अंदर जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बेशक रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो टेम्परेचर कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में एक उनका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है और वो आइसोलेटेड सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बल्कि उनकी सिर्फ आपस में जो रैंडम मोशन है वही है। तो ये चीज़ आप आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बिल्कुल सिंपल सी, तो ये डायग्राम के जरिए आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली हमारे पास दो बॉल्स हैं, हार्ड बॉल्स हैं, जिनका मैस m1 और m2 है। ठीक है, m1 जो मैस वाली बॉल है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो m2 मैस वाली बॉल है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये दोनों बॉल्स कुछ टाइम के बाद आपस में टकराई, और टकराने के बाद इनकी कोलिजन के बाद क्या हुआ कि जाहिर सी बात है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई की, एक्शन और रिएक्शन की फोर्स। ठीक है, ये यहाँ पर बनी हुई है, एफ का मतलब एक्शन की फोर्स और एफ डैश का मतलब रिएक्शन की फोर्स। तो जिस तरह दोनों बॉल्स आपस में टकराई तो इन्होंने नई वेलोसिटी गेन कर ली। m1 की जो वेलोसिटी वो अब फाइनल वेलोसिटी बन गई, जिसे हमने v1 डैश कहा है, और m2 की जो वेलोसिटी है वो v2 डैश बन गई है। ठीक है, तो ये v2 डैश भी आप इसे पढ़ सकते हैं, v2 प्राइम भी पढ़ सकते हैं, v2 बार भी, तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको पढ़ने के। तो v2 डैश वेलोसिटी बन गई, तो ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन है, और ये जो दरमियान वाली कंडीशन है इसका मतलब है कोलिजन के दौरान जो चीज़ हो रही है इनके ऊपर एक्शन रिएक्शन की फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स, ठीक है, ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम लाइन के अलोंग ही मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और ये जो v1 v2 वेलोसिटीज हैं इनके साथ ये मूव कर रही हैं, जो कि इनकी बेसिकली इनिशियल वेलोसिटीज हैं। बोथ विल कोलाइड, दोनों आपस में टकराएंगी, एंड आफ्टर कोलिजन द बॉल ऑफ मैस m1 मूव्स विद वेलोसिटी v1 डैश एंड m2 मूव्स विद वेलोसिटी v2 डैश। तो ये जो v1 डैश और v2 डैश है ये टकराने के बाद की वेलोसिटीज हैं, आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, ये बेसिकली इनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं। इसके बाद आगे डेरिवेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो हम इंपल्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, एफ मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, या इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर द बॉल ऑफ मैस m1 वी गेट। तो m1 मैस के लिए अगर हमने कोई फार्मूला ड्राइव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ m लिखा है यहाँ पे m1 पुट कर देंगे, और चूँकि m1 जो मैस है इसकी वेलोसिटी v1 है, इनिशियल v1 वेलोसिटी से मूव करिए, फिर टकराने के बाद जो m1 मैस है इसने कौन सी वेलोसिटी गेन की थी, वो v1 डैश इसने गेन कर ली थी। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी v1 vi के इक्वल आ जाएगा और v1 डैश vf के इक्वल आ जाएगा। तो ये इनिशियल फाइनल वाला आपने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है। तो vf की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, v1 डैश यानी फाइनल वेलोसिटी, और vi इनिशियल वेलोसिटी इसकी जगह हम v1 पुट कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह बॉल ऑफ मैस m2 के लिए भी करेंगे। m2 मैस वाली जो बॉल है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, m2 मैस वाली बॉल स्टार्टिंग में v2 वेलोसिटी से जा रही थी, फिर टकराने के बाद जो m2 मैस है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, v2 डैश हो गई। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये vi आ गई और ये इसकी vf आ गई। तो सिमिलरली आपने इस फार्मूले में अब पुट कर देना है, m2 यहाँ पर पुट कर देंगे m की जगह पर, क्योंकि सेकंड बॉल के बारे में बात हो रही है, और vf की जगह v2 डैश आ गया और vi की जगह v2 आ गया, जो मैंने भी यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है, इनिशियल और फाइनल, इसको आपने क्वेश्चन 1 और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहना है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। ठीक है, ऐड करने का तरीका क्या होता है, दो इक्वेशन को आपने मैथ में पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड प्लस करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों साइड्स को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, और ये वाली जो दोनों साइड्स हैं यहाँ पर इन दोनों को, ये वाली और ये वाली को प्लस कर दिया, ब्रैकेट्स में लिख दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि एफ और एफ यहाँ से आपने दोनों को प्लस कर देना, और टी जो है वो यहाँ से कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और एफ यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे फिर, तो टी हमने बेसिकली यहाँ से कॉमन ले लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, ये बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह दोबारा लिख दी, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, सिंस एक्शन फोर्स एफ इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों बॉल्स के आपस में कोलिजन हुई थी तो कोलिजन होने की वजह से क्या हुआ था कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई की थी। तो अगर फोर्स एफ अप्लाई हुई, बॉल 1 ने बॉल 2 पे फोर्स एफ अप्लाई की, तो बदले में बॉल 2 ने भी इसके ऊपर उतनी ही इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई की, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट थी, उसने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह दोबारा ये एक दूसरे से दूर होकर मूव होने लग पड़ी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के हवाले से। तो ये चीज़ यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कोलिजन के बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई की जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी अगर 2 न्यूटन की फोर्स लगी तो यहाँ से भी 2 न्यूटन की लगेगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इसीलिए हम एफ की एक क्वांटिटी के साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। एफ डैश के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, जो कि बेसिकली रिएक्शन की फोर्स है। तो अब आप यहाँ पर एफ़ की जगह पे माइनस एफ डैश पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, दोनों ने 2 न्यूटन की फोर्स ही अप्लाई किया मिसाल के तौर पर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसीलिए माइनस आ गया। तो अब आप एफ़ की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस एफ डैश पुट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक थी, वो आपने याद रखनी है कि जब हम मैथ्स 2 के लिए जब वैल्यूज़ पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम एफ डैश पुट करेंगे, जो कि बेसिकली मैथ्स 2 ने मैथ्स 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया रिएक्शन के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपने डैश लगा लेना दूसरी क्वान्टिटी में सबके साथ, तो इसीलिए यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और एफ डैश फिर प्लस
प्लस हो जाएंगे। तो अब आपने सिंपल एफ़ की जगह पे माइनस एफ़ डैश पुट कर देना है। आप देख सकते हैं जब हम एफ़ की जगह माइनस एफ़ डैश पुट करेंगे और दूसरा एफ़ डैश इसी तरह ही आ जाएगा और बाकी सारी इक्वेशन भी ऐसी आ जाएगी। तो ये जो दोनों चीज़ें ये सेम है, लेकिन एक प्लस की और एक माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जबकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को ऐसे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करके एक दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या की, ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। अब ये जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको आप दूसरी साइड पर ले जाएँ ताकि वहाँ जाके प्लस हो जाए। तो ये m1 v1 इधर जाके प्लस हो गया और m2 v2 भी इधर जाके प्लस हो गया। बाकी यहाँ पर क्या रह गया, m1 v1 डैश और यहाँ पे m2 v2 डैश। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी इनिशियल के बारे में बता रही हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज़ के बारे में बता रही हैं और ये जो चीज़ें हैं ये वाली जो साइड है इक्वेशन की, ये हमें फाइनल वेलोसिटीज़ के बारे में बता रही है, जो कि बेसिकली ये टोटल मोमेंटम है सिस्टम का इनिशियली और ये है टोटल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। ये m1 मैस का मोमेंटम है तो इसे p1 कह देंगे और ये m2 मैस का मोमेंटम है तो उसे p2 कह देंगे। ये भी m1 मैस का ही मोमेंटम है, लेकिन ये कोलिजन के बाद वाला है, ये फाइनल मोमेंटम है। यहाँ पे v1 डैश आ रहा है, v2 डैश आ रहा है, जो कि फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, तो इसीलिए हम p1 कह देंगे, साथ डैश भी लगा देंगे। यहाँ पर हम p2 और साथ डैश लगा देंगे, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये इनिशियल और ये फाइनल चीज़ आप याद रख सकते हैं। और यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, दिस मीन दैट टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यही है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने सिंपल डेफिनेशन और साथ ये फार्मूला इसका लिख देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला सिंपल सा टॉपिक था। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।